नमस्कार। बोलती किताबें के 9वें अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस देशभक्ति के नाम पर इस देश में सैकड़ों नौजवानों की जिंदगियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जाता है। कुछ तो बेरोजगारी के कारण इस धंधे में फंसते हैं, पर मिलता उनको कुछ भी नहीं। बस बॉर्डर पार करते ही दुश्मन की गोलियां, दुश्मन की जेलें, अनगिनत पीड़ाएं और अत्याचार। यह उदाहरण लिया गया है मोहन भास्कर की प्रसिद्ध किताब मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था। इस किताब में मोहन भास्कर ने पाकिस्तान में अपने बिताए जासूस के रूप में बरसों का विवरण दिया है। वहाँ उनको हुए अनुभवों के बारे में बताया है और इसके बाद भारत में आने के बाद भारत में जासूसों के साथ क्या बर्ताव होता है, इसके बारे में इस किताब में लिखा है। इतनी कटुतापूर्ण शुरुआत के बाद भी मोहन भास्कर अपने देश के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। उन्होंने अपनी किताब में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वे सिर्फ पाकिस्तान में उनको हुए अनुभवों का ही विवरण देंगे। एक जासूस के रूप में उन्होंने क्या कार्य किए और इनमें उनको किसका सहयोग मिला, उसके बारे में वे एक शब्द भी नहीं लिखने वाले हैं। इस तरह से भारत की सुरक्षा पर जरा भी आँच नहीं आने देते। सन 1967 में वह पहली बार पाकिस्तान गए, पर कुछ महीनों के बाद वे वापस लौट आए। उसी वर्ष वे दोबारा पाकिस्तान गए। उस वक्त पाकिस्तानी जासूसी तंत्र की कुछ पैठ भारतीय जासूसी तंत्र में भी हो गई थी। इस कारण एक अन्य भारतीय जासूस अमरीक सिंह के जरिए ही मोहन भास्कर को वहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहीं से अगले 7 वर्षों का उनके जीवन का वह करुण और उत्पीड़न भरा समय शुरू होता है जिनकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। उनके साथ सच उगवा लेने के लिए जो जुल्म और क्रूरता हुई वह अमानवीय भी थी और कल्पना से परे भी थी। यहाँ तक कि अंत में उनका नारकोटिक टेस्ट भी हुआ, पर उन्होंने अपने मन पर इतना काबू रखा कि वे लोग कुछ भी जान नहीं पाए। मोहन भास्कर लिखते हैं कि एक जासूस का जीवन बहुत ही एकाकी और आत्मकेंद्रित होता है। पाकिस्तान जाने से पूर्व उन्होंने सुन्नत करवा लिया था और अपना नाम मोहम्मद असलम रख लिया था, पर इस बात की भनक अपने माता पिता तक तो ठीक है, पर अपनी पत्नी को भी नहीं पढ़ने देते। गिरफ्तार होने के बाद उनको कुछ लश्करी थानों पर और पाकिस्तानी जेलों में रखा जाता है। सबसे पहले 596 फर्स्ट इंट्रोगेशन यूनिट लाहौर में उनको रखा जाता है। इसके बाद नौलखा थाना, कोट लखपत जेल, शाही किला लाहौर, मियांवाली जेल और मुल्तान जेल में रखा जाता है। अंत में उनको फाइनल इंट्रोगेशन सेंटर, जो कि एक लश्करी थाना है, वहाँ भी लाया जाता है, पर उनके पास से पाकिस्तानी अधिकारी कुछ जान नहीं पाते हैं। पाकिस्तान की जेलों में उनको जो अनुभव हुए उसके बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है। सबसे पहले एक जासूस को अपने संपर्क कैसे स्थापित करने होते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है। खास करके
कोई भी जासूस उस देश के सेक्स केंद्रों का संपर्क करता है, वहीं से उनको सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है। मोहन भास्कर ने जिस सेक्स वर्कर केंद्र से संपर्क किया उसका किस्सा बहुत दिलचस्प है। उन्होंने लिखा है कि उनके उस सेक्स केंद्र के साथ संपर्क करने के लिए एक कोड था जिसकी जानकारी उनको कहीं से मिल गई। वहाँ फ़ोन करके कहना होता था, गधे भी आम खाते हैं। तब सामने से पूछा जाता है कब, और उस वक्त समय बताना होता है कि कब वो आना चाहते हैं। इसी तरह से पाकिस्तानी जेलों में उनको बहुत सारे अनुभव हुए। वे जब कोट लखपत जेल में थे उसी वक्त अयूब खान की तानाशाही चल रही थी, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस तानाशाही के खिलाफ खड़े हो गए थे, तो उनको गिरफ्तार करके वहाँ लाया गया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब भारतीय कैदियों के अहाते में आए तो उन्होंने उनसे एक वादा किया कि अगर वे कभी सरकार में आए तो भारतीय सरकार के साथ एक समझौता करेंगे जिसके अंतर्गत सारे हिंदुस्तानियों को छोड़ दिया जाएगा। और 1972 में जब शिमला समझौता किया तो भुट्टो ने किया हुआ वह वादा याद रखा। उन्होंने शिमला समझौते में यह शर्त जुड़वाई कि ना सिर्फ सैन्य अधिकारी बल्कि सारे सिविलियन जो पाकिस्तानी और भारतीय जेलों में हैं उनको भी मुक्त कर दिया जाए। और इसी समझौते के कारण मोहन भास्कर अंत में मुक्त होने में सफल हुए। वे जब मियांवाली जेल में थे तब शेख मुजीबुर रहमान को वहाँ लाया गया था और उनको फांसी देने की 4 बार तैयारी कर ली गई थी, पर अंत में उनको फांसी नहीं दी गई थी। इसके अलावा पाकिस्तानी लश्कर और पाकिस्तानी पुलिसों में होते हुए षड्यंत्र, भ्रष्टाचार, उन सब के बारे में भी उन्होंने विस्तार से लिखा है। राजा गुलनार खान जो कि शाही किला लाहौर का सब इंस्पेक्टर था, वह बहुत ही अत्याचारी माना जाता था, पर मोहन भास्कर के साथ उनका संबंध इतना मधुर स्थापित हो गया कि उनकी मीठी यादें मोहन भास्कर के मन में भारत आने के बाद भी टिक गई। उनके बीच में जो संवाद होता है वो बहुत ही विचार प्रेरक संवाद है, जिसमें राजा गुलनार खान हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म की क्या कमियां हैं इनके बारे में विस्तार से बात करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी समाज और पाकिस्तानी कैदियों के साथ जो संपर्क मोहन भास्कर के हुए उससे उनको खुद यह लगने लगा कि दोनों देशों की जनता एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत नहीं करती बल्कि प्यार करती है, पर दोनों देशों के राजनीतिज्ञ और धर्मगुरु अपनी जनता को बरगलाते रहते हैं ताकि वे एक दूसरे को नफरत करते रहें। दोनों देशों में काफ़ी समानताएं उन्होंने पाई। जहाँ अच्छाइयों में समानता पाई वहाँ बुराइयों में भी समानता पाई। जैसे भारत में निरी जनता को छलने वाले ढोंगी बाबा और साधु संत होते हैं, वैसे ही वहाँ भी पीर मौलवियों की कोई कमी नहीं है। जैसे भारत में ये लोग सेक्स रैकेट चलाते हैं, जनता को लूटते खसोटते हैं, उसी तरह से पाकिस्तान के ये पीर मौलवी भी करते हैं। तो उसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया है। अब उन पर जो मुकदमा चलता है उसमें जो निचली कोर्ट है, जिनको वहाँ समरी कोर्ट बोला जाता है, वह मोहन भास्कर को मृत्यु दंड की सज़ा करती है। पर जो ऊपरी कोर्ट है जिसको फील्ड मार्शल कोर्ट बोलते हैं, वहाँ उसके मृत्यु दंड की शिक्षा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है
और उसका कारण है राजा गुलनार खान की ज़बानी। उन्होंने जो ज़ुबानी दी, इसके कारण ही मोहन भास्कर को आजीवन कारावास की सज़ा हुई और यहीं से उनके मन में मुक्त होने की आश पैदा हुई, क्योंकि पाकिस्तान की जेलों में 1953 से कुछ ऐसे हिंदुस्तानी कैदी थे जो अब तक मुक्त नहीं हो पाए थे। मोहन भास्कर ने अयूब खान, याया खान की तानाशाही और याया खान की अय्याशी के बारे में विस्तार से लिखा है। इसके अलावा मोहन भास्कर शुरू में तो यह मानते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो लोकतंत्र के मसीहा है, पर स्वयं जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो सत्तासीन हो जाते हैं और उसके बाद वे भी तानाशाही तरीके अख्तियार करते हैं, तो उनकी भी वो आलोचना करते हैं। इसके बाद एक मज़ेदार घटना होती है कि जनरल जियाउल हक भुट्टो के विरुद्ध एक लश्करी षड्यंत्र तैयार करते हैं, पर कुछ वजह से स्वयं वही भुट्टो को इस षड्यंत्र के बारे में बता देते हैं। इसके कारण 127 लश्करी अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है। उनमें से अय्याज अहमद सिपरा करके एक अधिकारी को कोट लखपत जेल में लाया जाता है, जहां मोहन भास्कर भी ठहरे हुए हैं। अय्याज अहमद सिपरा उनसे कहते हैं कि वैसे तो वे भारतीयों की शक्ल से भी नफरत करते हैं, पर तुम्हारी बुद्धि प्रतिभा के कारण ही तुमसे मेरी पटती है। इतना ही नहीं, वह यानी कि मोहन भास्कर जब बीमार होते हैं और उसको अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, तब यहाँ उनके लिए दूध और फलों की व्यवस्था अपने निजी खर्चे से अय्याज अहमद सिपरा करता है। वह उनसे कहता है कि मैं जब लश्कर लेकर भारत में आऊँगा तब तुमसे हिसाब चुकता करूँगा, यहाँ तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ। तो इस तरह से नफ़रत और प्यार का रिश्ता उनका मोहन भास्कर के साथ है। अंत में 9 दिसंबर 1974 के दिन मोहन भास्कर की मुक्ति होती है और वे भारत वापस आते हैं। भारत में वापस आने के बाद उन्होंने भारत में जासूसों के साथ जो बर्ताव होता है उसके बारे में तो लिखा है, पर यहाँ लगता है कि मोहन भास्कर थोड़े भटक से जाते हैं, क्योंकि वे दिसंबर 1974 में भारत आ गए थे, पर 1977 में मुरारजी देसाई की जो सरकार बनी, इसके बाद वे लिखते हैं कि वे मुरारजी भाई देसाई से भारत के जो जासूस पाकिस्तान में रहे उनके लिए कुछ सहायता पाने के लिए उनसे मिले, और उस वक्त मुरारजी देसाई ने उनके साथ जो रूखा व्यवहार किया और जो रूखा जवाब दिया, उसकी उन्होंने कटु आलोचना की है। बहुत ही कड़े शब्दों में मुरारजी देसाई की भर्त्सना की है और किताब के अंत में उन्होंने सबसे क्षमा प्रार्थना की है, पर वे मुरारजी भाई से अपनी की गई आलोचना के लिए जरा भी पछतावा व्यक्त नहीं करते और उनसे वो कोई क्षमा याचना करना नहीं चाहते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। मैंने भटकते हुए इसलिए पाया कि मोहन भास्कर दिसंबर 1974 में आ गए थे, तब तक से लेकर 77 तक इंदिरा गांधी की सरकार थी, और यह किताब लिखी गई है 1980 में, तब भी इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार से कोई सहायता की प्रार्थना की या नहीं की, अगर की तो इसके बारे में उनका रवैया क्या रहा, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। तो 3 साल बाद वो मुरारजी भाई की सरकार से सहायता मांगने क्यों गए, उससे पहले उन्होंने इंदिरा गांधी से कोई सहायता क्यों नहीं मांगी और 1980 में भी क्यों कोई सहायता नहीं मांगी, इस पर वह चुप रह जाते हैं। तो यहाँ मैंने कहा कि वो पहली बार कुछ पूर्वाग्रहों से ग्रसित लगते हैं। फिर भी यह किताब बहुत ही दिलचस्प है और
मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए, ताकि एक जासूस भी अपने देश, अपनी मातृभूमि में के लिए क्या योगदान देता है, क्या बलिदान देता है, इसका आपको ख्याल आएगा। चलिए, तो अब मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।